Hello students, wish you very good morning to all of students. I am Vinay Pratap Singh, your SSC teacher. Please open your political civics book. Page number is 25. Heading is 2.4. Guiding values of the Indian Constitution. यानी कि बेटा भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य यानी कि बेसिक मूल्य, बेसिक. ओके, सो स्टूडेंट नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक. इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट. इस किताब में बेटा हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे. एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन यानी कि फिलॉसफी क्या है. We can do this in two ways. यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं. We can understand it by reading the view of some of our major leader on our constitution. अपने नेता, सबसे पहले तो यही कि अपने नेता जो अपने लीडर थे ना, उनके संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं. परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड what the constitution says about its own philosophy. यानी कि अपने दर्शन के विषय में क्या कहता है ये बताइए. This is what the preamble to the constitution does. Okay student, now यानी कि ये कहते हैं कि उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है. संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है. आइए इस बारे में गौर करें. यानी कि हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टर्न टू दिस वन डे वन बाय वन. यानी कि इनको जो बेटा हम एक एक करके देखें. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, सपने और वायदे. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी. किसकी? महात्मा गांधी का. ओके, ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे. ओके, येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलो हिज विजन. लेकिन जब वो सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, यानी उनके विचारों को मानते थे. ईयर्स अगो, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन. 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी उपेक्षा के बारे में लिखा था. ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज. और हम यहाँ पे देखेंगे बेटा एक कलर पॉइंट दिया हुआ है, एक कलर फुल दिया हुआ है जो कि महात्मा गांधी के विषय में. इसको हम स्टडी करेंगे, इसके विषय में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम द thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, and India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. Full stop. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks.
and drugs. Full stop. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. इट मीन्स ये है बेटा, यहाँ पे गांधी जी के कुछ थॉट्स दिए गए हैं, उसके विषय में मैं अपनी बुक से बता रहा हूँ आपको। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश बनाने में उसकी भी भागीदारी है, उसका भी पार्टिसिपेशन है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, यानी कि हाई क्लास और लो क्लास ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोगों के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। ओके स्टूडेंट, नशीली चीज़ों के लिए कोई भी जगह ना हो। यहाँ पे बेटा आया ड्रग्स ना, ये इसी के लिए आया। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो और मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी के अपने थॉट्स थे। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडियन दैट हैज़ eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. It means ये है बेटा, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। असमानता कैसे दूर की जा सकती है और इस बारे में उसके विचार दूसरों से अलग थे। ही ऑफन वाइटली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रियों की कटु आलोचना की। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टेटेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली। सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। अब यहाँ पे बेटा हम ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की क्या चिंता थी, उस समय उनके मन में क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या रही थी। ओके स्टूडेंट, ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन पॉलिटिक्स। वी विल हैव इक्वलिटी in social and economic life. We will have inequality in politics. We will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, शायद हम इस लाइन को बेटा दोबारा पढ़ रहे हैं, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. इट मीन्स ये है बेटा, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने जो बताने की कोशिश की उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें चैप्टर को क्लियर करना है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा विरोधाभास रहेंगे। पॉलिटिकली मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर इकोनॉमिक और सोशली जीवन असमानताओं से भरा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मामले में तो हम सब समान होंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल असमानता होगी। पॉलिटिकली हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत मानेंगे, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी कि वहाँ पे तो जहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे तो हम वन वैल्यू वन वोट वन मैन
सबको इक्वल मानेंगे, लेकिन जहाँ पे सोशली बात आती है वहाँ पे हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, बल्कि इनको अलग अलग मानेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही नष्ट या राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे या नष्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी कि आधी रात के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। यानी कि उन्होंने एक बेटा इम्पॉर्टेंट स्पीच दी थी 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट, उसको हम यहाँ पे देखें। देखिए वो कलर पोर्शन में होगा बेटा, ये टॉपिक है हमारा, इसको देखिए। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड टायरिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स when we shall redeem our pleas, not wholly or in full measure but very sufficiently। यानी कि बरसों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। Okay, at the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom। घड़ियाँ जब तक ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तो भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। ये मूवमेंट कम्स which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and due to the still larger cause of humanity। It means यह इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, और यही हमारे लिए उचित है, यही हमारे लिए अच्छा है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी और सत्ता रेस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, यानी कि जिम्मेदारी लाती है। The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India। यानी कि भारत के संप्रभु लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। अब क्या है? एक जिम्मेदारी है। वो क्या है? बिफोर birth of freedom we have endured all the pains of labor and our heart are heavy with the memory of this sorrow। Some of these pains continue even now, nevertheless the past is over and it is the future that beckons to us नाउ। यानी कि आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम से हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इट मीन्स इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं।
फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। फ्यूचर दैट बिकम्स टू अस नाउ, यानी कि हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईजी और रेस्टिंग बट इंसेंस्ड स्ट्राइविंग सो दैट वी may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. It means यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ आज भी लेंगे। क्या? द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफ़र, यानी कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज़ एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स इसका अर्थ यह है कि दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का अवसर ही असमानता का अंत है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, दैट मे बी बियॉन्ड अस बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स and suffering, so long our work will not be over. संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द, देखिए बेटा अब ये कलरफुल कुछ हेडिंग आई। रीड 3 क्वेश्चन अबव केयरफुली। कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज़ कॉमन टू ऑल दीज 3। पहचानिए कि इनमें से कौन सा एक विचार तीनों उदाहरणों में उपस्थित है, यानी ऊपर के तीनों एग्जाम्पल में एक जैसा है, इक्वल है। व्हाट आर द डिफरेंस इन देयर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट कॉमन आइडिया। इन तीनों उदाहरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से क्या है बेटा, डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है और कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।